नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की भी कॉमिक्स हास्य सम्राट बाकीलाल सीरीज की है, जिसका नाम है मुकद्दर का धनी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में बाकीलाल के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। महल में उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन बाकीलाल दरबार में बैठा हुआ था कि तभी, दुहाई है महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बू। अरे, ये तो नगर सेठ सुदर्शन पाल हैं, लेकिन ये फटेहाल क्यों है? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फरियादी, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, मेरी वर्षों की गाड़ी कमाई कोई चोर चुरा कर ले गया, मैं बर्बाद हो गया, बू। क्या? हमारे राज्य में चोरी? महामंत्री धर्म सिंह, आप जल्दी से जल्दी इस चोरी का पता लगाएं और सेठ जी की चोरी का धन इन्हें हर हाल में वापस मिलना चाहिए। जी महाराज। लेकिन महामंत्री धर्म सिंह इससे पहले कि उस चोरी का पता लगाते, दूसरे दिन ही नगर के एक मशहूर सेठ चक्रधर फटेहाल पहुंचे और, क्या? तो तुम्हारे यहाँ भी सेंध लग गई? जी महाराज, मैं तो इस चोरी के कारण दाने दाने को मोहताज हो गया। मेरा कारोबार लेन देन का है, इसीलिए मैं बाजार का इतना कर्जदार हो गया हूँ कि मेरे सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। निराश न हो सेठ चक्रधर, हम शीघ्र ही न केवल चोरों का पता लगाएंगे, बल्कि आपकी चोरी का धन भी वापस दिलाएंगे। और हाँ, तब तक आपके सारे खर्चे राज्य की ओर से देखे जाएंगे। इस प्रकार चक्रधर को आश्वासन देकर विदा किया गया। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नगर में हुई चोरी की वारदातों का कोई सुराग नहीं मिला। ओफ, अब मैं महाराज को किस तरह अपनी असफलता का कहानी सुनाऊं, जबकि चोर पूरी तरह सक्रिय थी। संपत, जल्दी जल्दी सेठ की सारी संपत्ति बटोरो और निकल चलो यहाँ से। हाँ चंपत राम, हमारे यहाँ से जल्दी से चंपत हो लेने में ही भलाई है, क्योंकि इस समय राज्य की सारी सेना हमारी ही तलाश में है। इसी कारण स्वयं राजा, मंत्रीगण, राज्य के सारे सैनिक और अधिकारी परेशान थे, हैरान थे। महामंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? आप नगर में हो रही चोरियों को रोकने व चोरों को गिरफ्तार करने में कोई उपाय क्यों नहीं करते? महाराज, मुझे खेद है, मैं लाख यत्न करने के बाद भी नगर के मामूली चोरों को नहीं पकड़ पाया। इसी कारण मैं बहुत हैरान व परेशान हूँ। लेकिन मैं शायद आपकी इस हैरानी व परेशानी के कारण बाकेलाल जी जैसे विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को तो हम भूल ही गए। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो महामंत्री धर्म सिंह? वार्तालाप में अपना नाम आते ही बाकेलाल मन ही मन चौंक पड़ा। महाराज, नगर में हो रही चोरियों और चालाक चोरों के विषय में यदि कोई सुराग का पता लगा सकता है तो वो है बाकेलाल जी। ओह, ये महामंत्री का बच्चा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ओह, वाकई हम बाकेलाल जैसे दूरदर्शी, बुद्धिमान और बहादुर हस्ती के अपने पास होते हुए व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। तो बाकेलाल जी, हम नगर में हो रही चोरियों व चोरों के पता का पूरा जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। जी महाराज, क्यों नहीं। कम वक्त, कैसे सुख और चैन से कट रहे थे मेरे दिन, पर इस बूढ़े महामंत्री को मेरा सुख चैन बर्दाश्त ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। देख लूंगा इस बूढ़े को। जबकि बाकेलाल के मन में उठ रहे थे विचार, उससे अनभिज्ञ था हमारा राजा विक्रम सिंह और उससे कह रहा था, हमें आपसे इसी उत्तर की उम्मीद थी बाकेलाल। महामंत्री जी, उन चोरों की खोज कार्य में धन या सुविधा की जो आवश्यकता है वो बाकेलाल को खजाने से दे दो। जी महाराज। इस तरह बाकीलाल नगर के चोरों की खोज में निकल पड़ा। उल्लू राजा, भलाया भी कोई बात है कि जिन चोरों को पूरे राज्य की सेना ना पकड़ पाई, उन्हें मैं अकेला कैसे पकड़ सकता हूँ? राजा कैसे समझता है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है जो मैं उसे पकड़ लूंगा? खैर, मुझे क्या, राज्य की ओर से जो धन सुविधा मिली है, क्यों ना उससे मौज उड़ाऊं। फिर चोरों की खोज के लिए प्रतिदिन राजा की ओर से मिलने वाले धन से वो खूब मौज उड़ाने लगा। वाह वाह, क्या नाचती है चमेली जान, बस दिल निकाल देती है। और बांकीलाल ने खुश होकर उसे एक हार इनाम दिया। और फिर, असली मोतियों का हार है, बहुत कीमती होगा। अपने बाप का क्या जाता है, ये तो राज्य से मिले चोरी के लिए धन है। बहुत दिन इस तरह मौज के बीत गए।
बाकीलाल ने फिर सोचा, अरे मौज मस्ती करते तो बहुत दिन हो गए, अब यहाँ से 9 2 11 होने में ही भला ये बाकीलाल, नहीं तो राजा विक्रम सिंह को पता चला तो साया खा पिया निकाल देंगे। और ये सोचते ही एक दिन बाकीलाल घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा, और जब वह नगर के बाहर बनी पुरानी इमारत के सामने से गुजर रहा था, इमारत के अंदर से आती आवाजें सुनकर चौंक पड़ा। देखो रामू, मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से 1500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको देता हूँ। वास्तव में उस पुरानी इमारत में एक पाठशाला थी जिसमें अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे। और ये 350 स्वर्ण मुद्राएं कालू के दे दो, बाकी ये मेरे पास 98,150 स्वर्ण मुद्राएं फिर भी बची है ना। जबकि पाठशाला के बाहर खड़े बाकीलाल की आंखें एक नई शरारत के लिए चमक रही थी। हे भगवान, इस टूटी फूटी इमारत में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मैं आज इस इमारत में झाड़ू फेर दूंगा, फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के हाथ लगते ही किसी दूसरे राज्य में ऐश्वर्य से जीवन बिताऊंगा। मन मन में ये विचार लिए बाकीलाल एक बार फिर आगे बढ़ चला। उस रात नगर के प्रत्येक स्थान पर सैनिक पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे, लेकिन उन सैनिकों की नजरों से अपने आप को बचाते हुए दोनों चोर चंपत और संपत सेठ जुगनू अड़ातिया की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों सेठ जुगनू अड़ातिया की दुकान पर छत से नकब काट कर उनकी दुकान का माल साफ करने में लगे हुए थे। वाह भाई संपत, आज तो हमारी आशा से भी अधिक संपत्ति हमारे हाथ लगी है। हाँ भाई चंपत, अगर हम इस माल को लेकर चंपत हो जाने में सफल हो गए तो हमारे जीवन की सबसे बढ़िया चोरी होगी, हमें माला माल कर देगी और हमें फिर चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे ही वे दोनों चोरी के माल के साथ छत पर पहुंचे कि तभी एक सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई। दरोगा जी, वो सामने छत पर देखिए, वो दोनों कौन हैं? अगले ही पल उन दोनों को सैनिकों ने देखा तो, चंपत भाई खतरा, भागो, ए खबरदार, कौन हो तुम, नीचे उतर कर यहाँ आओ। दोनों बगल वाली छत पर कूदते हुए भाग निकले। जब तक सैनिक छत पर पहुंचे, वे एक छत से दूसरी छत पर कूदते फांदते हुए जल्दी ही उनकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। ऑफ, पता नहीं कम वक्त कहाँ निकल गए। हाँ दरोगा जी, अगर वे दोनों चोर हमारे हाथ लग जाते तो राजा की ओर से अच्छा खासा इनाम मिलता। अभी दरोगा नेकचंद और सैनिक चोरों के निकल भागने पर अफसोस ही कर रहे थे, तभी नेकचंद, ये तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ मंत्री धर्म सिंह, आप इस समय यहाँ? वो हम लोग नगर के उन्हीं मशहूर चोरों का पीछा कर रहे थे, लेकिन अफसोस वो हम लोगों को धोखा देकर भाग निकलने में सफल हो गए। क्या तुम लोगों ने चोरों को देखा है? जी हाँ हुजूर, अभी अभी इस ओर भागे हैं। ठीक है नेकचंद, तुम लोग मेरे साथ उस ओर चलो जिधर वे भागे हैं। हमें चूंकि पहली बार कोई सुराग मिला है, अतः हम आसानी से हार मानकर उनका पीछा नहीं छोड़ देंगे। जी हुजूर। फिर स्वयं महामंत्री नेकचंद और सैनिकों के साथ चोरों की खोज में निकल पड़ा पूरा दल। इधर बाकीलाल आधी रात के नगर के बाहर वीरान पड़ी इमारत में, उस टूटी फूटी इमारत के पास पहुंचा। तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए अब मुझे इस इमारत में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ लग जाएं, उसके बाद ऐसी ऐस। दरवाज़ा तो इस इमारत का कोई खास मजबूत मालूम नहीं होता, थोड़े ही यत्न से खुल जाना चाहिए। दरवाजे के पास पहुंचकर बाकीलाल ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा दबाव डाला, अरे ये तो पहले ही खुल गया, लगता है कुदरत भी मेरी इस चोरी में साथ दे रहा है। मैं शीघ्र ही 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मालिक हो जाऊंगा। इमारत के अंदर पहुंचकर आखिर कौन सा कमरा हो सकता है जहाँ वे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होंगी? तभी ओह, उस दरवाजे के सामने जो कमरा है उसकी झर्री से रोशनी आ रही है, मुझे देखना चाहिए कहीं इमारत के स्वामी जाग तो नहीं रहे। फिर दरवाजे की झिर्री से कमरे का दृश्य देखकर बाकीलाल चौंक पड़ा। हे भगवान, यहाँ तो सोने के आभूषणों का भंडार है। और शायद उसके चौंकने का कारण ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव पड़ा और दरवाजा खुल गया। कौन? हे भगवान, खतरा, भाग बेटा बाकी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अंदर चोरी के माल का बंटवारा करते चंपत और संपत बाकी के लाल को देखकर घबरा गए। तभी अरे ये तो भाग रहा है चंपत भाई, हो ना हो ये मुसाफिर था या फिर कोई हमारी ही बिरादरी का। हाँ लगता तो यही है, लेकिन अब इसके भाग निकलने से हमें खतरा हो सकता है। अगले ही पल, ए रुको खबरदार, भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे।
लेकिन जब बाकीलाल ने उनकी धमकी का कोई परवाह नहीं किया तो संपत अपने कपड़ों में छुपा खंजर निकाला। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, और अगले ही पल संपत ने खंजर फेंक कर मारा। आ दरवाजे से बाहर निकलकर बाकीलाल ने उसका मुख्य द्वार की कुंडी लगा दी। हाँ बेटा बाकीलाल, जब तक कि इस इमारत के स्वामी किसी अन्य रास्ते या अन्य तरीके से निकलें, जान बचानी है। यहाँ से भागने में ही भलाई है, नहीं तो चोरी के अपराध में मैं ही पकड़ा जाऊंगा। फिर बाकीलाल निकट ही खड़े अपने घोड़े की तरफ बढ़ा कि तभी चोरों की तलाश में निकला महामंत्री का बादल वहीं पहुंचा और बाकीलाल को देखकर चौंक पड़ा। अरे बाकीलाल, तुम और यहाँ इस समय? बुरे फंसे बाकीलाल, जबकि महामंत्री यहाँ पहुंच ही गया है तो शीघ्र ही चोरी वाली योजना की पोल खुलने वाली है और तुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि कारागार की चक्की का आटा पीसने को मिलेगा। क्या बात है? अरे तुम्हारे कंधे में खंजर, खून, तुम्हारा यह हाल किसने किया? वो इमारत। अपनी चोरी की पोल खुलते देख बाकीलाल भय से डर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया और अगले ही पल अरे ये बेहोश हो गए। नेकचंद, अभी बाकीलाल जी उस इमारत के बारे में कुछ बता रहे थे और इसी बीच बेहोश हो गए। तुम सब उस इमारत में प्रवेश कर ये जानने की कोशिश करो कि बाकीलाल आखिर हमें क्या कहना चाहते थे। जी हुजूर। जबकि पाठशाला की इमारत के अंदर, उफ कमबख्त, हमारे खंजर से घायल तो हो ही गया था लेकिन जाते जाते हमारे लिए मुसीबत पैदा कर गया। दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। अब क्या होगा भाई संपत? चल भाई चंपत, तू जल्दी से सारी संपत्ति उठा लो, तब तक मैं इस दरवाजे को तोड़ने का यत्न करता हूँ। हाँ भाई संपत, अब हमारा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना ठीक है, क्योंकि मुझे वो घायल खतरे का अवतार मालूम पड़ता है। फिर चंपत अंदर कमरे में चला गया और चोरी का माल इकट्ठा करने लगा और संपत इधर अपने कंधों के जोर से दरवाज़ा तोड़ने में व्यस्त था। और बाहर, अरे ये क्या, लगता है कोई दरवाज़ा तोड़ने का यत्न कर रहा है, लेकिन रात को इस समय भला कौन हो सकता है? फिर दरोगा नेकचंद के आदेश पर एक सैनिक ने उस दरवाजे की लगी कुंडी खोली। आई मरा! अरे ये तो उन्हीं दोनों में से मालूम पड़ता है जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं। क्यों, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? संपत बेटा, अब तेरे यहाँ से चंपत होने में ही भलाई है। फिर संपत ने जैसे ही भागने की कोशिश की, सैनिकों ने पकड़ लिया। भाग कर कहाँ जाओगे बच्चू? ओह, अब तो फंस गया चक्कर में। तो तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जी 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 वो। तभी, हुजूर ये देखिए इसका दूसरा साथी, पकड़ लो इसे भी। नेकचंद, इन थैलों की तलाशी लो। फिर जब उन थैलों को खोलकर देखा गया, तो हमारा संदेह सही निकला। तुम दोनों वही चोर हो जिन्होंने आजकल नगर में प्रजा और राजा दोनों की नींद उड़ा रखी है, और मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ही हमारे बाकीलाल जी को घायल किया है, जो भी बेहोश पड़े हुए हैं। जी 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 हुजूर। सैनिकों ले चलो इन्हें महाराज के सामने, कल पेश किया जाएगा। और नेकचंद, तुम तुरंत बाकीलाल जी को उठाकर महल में पहुंचवाओ और इनकी चिकित्सा राजवैद्य से कराओ। जी 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 हुजूर। फिर 2 दिन बाद जब बाकीलाल को होश आया, ओह शुक्र है भगवान, बाकीलाल को होश आ गया। आह क्या होश, लेकिन मुझे क्या हुआ था राजवैद्य जी आप? अचानक बोलते बोलते बाकीलाल के दिमाग में झटका सा लगा और अगले ही पल होश खोने से पहले का दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगा। तभी, क्या सोचने लगे बाकीलाल? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चोरी। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? बेशक तुमने चोरों को नहीं पकड़ पाए, लेकिन तुमने प्रयत्न तो किया। तुम्हारे ही प्रयत्न से महामंत्री उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए हैं। वाकई बाकीलाल, हम मानते हैं कि तुम असाधारण विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान भी हो। उन चोरों के लिए तुमने अपनी जानबाजी पर लगा दी। वाह वाह, तुमने अपनी कर्तव्य परायणता का बहुत अच्छा परिचय दिया है। और राजा की पूरी बात सुनते ही बाकीलाल के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। वाह, अरे सचमुच चोर पकड़े गए। मैं तो यही सोचकर घबरा था कि चोरी का माल मेरे साथ पकड़ा जाएगा तो मुझे ही चोर समझ लिया जाएगा। अरे जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे रहा है तो मुझे लेने में ही क्या भलाई है। बेटा बाकीलाल, चुपचाप झोली भरते रहो। क्या बात है बाकीलाल, इस समय तुम्हें ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है? जी 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 महाराज, कोई खास नहीं। अब दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। हम जल्द ही इसका दूसरा भाग भी अपलोड करेंगे। आशा करता हूँ ये कॉमिक्स आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, हमारी वीडियो पर
100-200 व्यूज आ जाते हैं, लाइक लेकिन 1 या 2 रहता है। दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारा ये प्रयास चलता रहेगा, आपका मनोरंजन होता रहेगा। धन्यवाद।